अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो कॉल्ड गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसको 1911 में सर रदरफोर्ड ने दिया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अभी साइंटिस्टों के लिए ये चैलेंज था कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में किस जगह पे मौजूद हैं। तो साइंटिस्टों ने एटम की स्ट्रक्चर को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट मॉडल्स दिए। उसमें एक फिल्म पटलिंग मॉडल भी था उससे पहले, और उसके बाद 1911 में सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो सर रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल लिया और गोल्ड मेटल के स्मॉल फॉइल्स बनाए। तो गोल्ड मेटल लेके उसके स्मॉल फॉइल्स बनाए, उसकी जो साइज सर ने रखी दैट इज 0.0004 सेंटीमीटर। तो गोल्ड फॉइल्स की जो साइज रखी गई थी वो बिल्कुल स्मॉल थी। अभी देखिए, ये स्मॉल साइज इसने क्यों रखी? क्योंकि देखिए, सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे। तो अल्फा पार्टिकल हेवीएस्ट पार्टिकल है, हाई आयोनाइजेशन पावर है इसका, जबकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है। तो इसी वजह से स्मॉल साइज रखी गई ताकि अल्फा पार्टिकल आसानी से इसे पास हो सके। तो उसके बाद सर ने गोल्ड फॉइल्स लिए और यहाँ पे उसको बंद कर दिया एक प्लेट में, और प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की कवर कर दी। तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, क्योंकि सर ये देखना चाहता था ना कि अल्फा पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है। तो अल्फा पार्टिकल की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए सर ने गोल्ड के फॉइल्स को जिंक सल्फाइड के कवर वाली प्लेट में बंद कर दिया, क्योंकि जहां अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होगा वहां फ्लोरेसेंस पैदा होगी और उससे उसकी पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी। तो उसके बाद सर ने गोल्ड फॉइल्स लिए और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए। अल्फा पार्टिकल जो पैदा हो रहे थे फिर हम पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सर ने क्या किया कि पोलोनियम एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फॉइल्स पे स्ट्राइक कराया गया तो सर ने तकरीबन 8000 अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए। और इस दौरान सर ने ये देखा कि मोस्ट पार्ट जो है या मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल से। उनमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल्स पे, और उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के दौरान सर ने देखा कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास फ्रॉम गोल्ड फॉइल, some of them deflected small angle and some of them deflected large angle। तो अभी देखिए कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि क्यों अल्फा पार्टिकल कुछ सब पास हो रहे हैं, कुछ छोटी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल बड़ी एंगल पे वापस आ गया। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? अभी देखिए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सर रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि दरअसल एटम की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है
और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम सर ने क्या रखा, न्यूक्लियस। तो इसी वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट भी सर रदरफोर्ड को जाता है। तो सर ने कहा कि एटम की स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में एटम का सारा मास मौजूद है। बाकी एटम का सारा पार्ट क्या होता है, एम्प्टी। तो सर कहता है बाकी मोस्ट पार्ट एटम का क्या है, एम्प्टी है, जबकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियर है। तो सर कहता है देखें ये जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, तो ये पास हो रहे थे फ्रॉम एम्प्टी स्पेसेस, या एटम का जो एम्प्टी पार्ट है वहां से मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसका रीजन ये है कि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के करीब से पास हो रहे थे, तो रिपल्शन की वजह से, सेम चार्ज की रिपल्शन की वजह से वो थोड़ी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल जो बड़ी एंगल पे वापस आया, उसका रीजन ये था कि ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाके न्यूक्लियस से स्ट्राइक हुआ, डायरेक्ट बम्बार्डमेंट हुई, तो रिपल्शन ज्यादा हुई, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल बड़ी एंगल पे वापस आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद सर ने हमें बताया कि एटम की स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसमें एटम का सारा मास है, बाकी होल मास एटम का एम्प्टी होता है। सर कहता है अब इस एम्प्टी पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो सर कहता है कि एम्प्टी पार्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व किया करते हैं। तो इसी वजह से इस मॉडल को हमने प्लैनेटरी मॉडल कर दिया, क्योंकि सर ने एटम को सोलर सिस्टम या प्लैनेट से कंपेयर किया। तो इसी वजह से सर क्या मॉडल था, और सर ने एटम को दो पार्ट में तकसीम कर दिया, एक बन गया न्यूक्लियर पार्ट और एक बन गया हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इसी वजह से सर ने हमें ये चीज एक्सप्लेन की एटम की स्ट्रक्चर। लेकिन सर के मॉडल की जो वीकनेस थी, जिसकी वजह से सर का मॉडल फेल हुआ, वो ये था कि सर कहता है कि एटम का मोस्ट पार्ट एम्प्टी है। इस एम्प्टी पार्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं, मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, उनकी मर्जी है, वो एम्प्टी पार्ट में मूव करते रहेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगी, जिगजैग मोशन करेगी, रैंडम मोशन करेगी, तो उस दौरान वो एनर्जी इमिट करेगी। उस दौरान क्या इमिट करेगी, एनर्जी इमिट करेगी। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मुताबिक एक रैंडम मोशन करता है, उसको मोशन के लिए कोई फिक्स पाथ नहीं है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। फाइनली इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, एटम तो नहीं रह पाएगा, एटम की अनस्टेबिलिटी होगी। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में सर नाकाम गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी इमिट करता है, उसको न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता और फिर एटम स्टेबल क्यों है। तो मेन चीज ये थी कि सर रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में नाकाम गया। तो ये आपके पास था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।